हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऋतु एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर जूनियर सुपर टेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाया जाना शुरू किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने कल रेसे एवं गारमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि एस्बेस्टॉस फाइबर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक, तो आज हम लोग इसको जानेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेशम से कीट से रेशम कैसे बनता है पूरी प्रोसेस को, और रेयान फाइबर जो होता है उसको कृत्रिम रेशम क्यों कहा जाता है, रेयान फाइबर कैसे बनता है, इस सारी प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और एस्बेस्टॉस फाइबर के बारे में जानते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? कौन सा क्या पूछा गया? कृत्रिम रेशम। अगर केवल हमसे रेशम पूछा जाता, सिल्क पूछा जाता, तो वो हमको रेशम कीट से प्राप्त होता है जो कि ओरिजिनल सिल्क होता है। और यहाँ पर क्या है कि सिल्क के जैसा कुछ बनाया गया है, उसी को आर्टिफिशियल सिल्क बोल रहे हैं। तो वो कौन है? वो है रेयॉन। ठीक है, कौन है यहाँ पर? तो हमारा कौन होगा? रेयॉन होगा। एक्रिलिक, पॉलिएस्टर और जो नायलॉन होते हैं ये हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर होते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि सिंथेटिक फाइबर में तो रेयॉन भी आता है, पर जो रेयॉन होता है वो क्या होता है कि सेमी नेचुरल। जो रेयॉन होता है ये ना तो पूरी तरीके से क्या है, नेचुरल है, ना तो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल है। ठीक, तो ये सेमी नेचुरल होता है। तो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? रेयॉन सही होगा। तो अब इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कपास का बहुलक है कौन? सेलुलोज, रेयॉन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सेलुलोज। कपास का बहुलक क्या होता है? सेलुलोज होता है। और जो सेलुलोज का फार्मूला होता है वो C6H10O5 का होल N होता है। और जो सेलुलोज होता है वो हमारे नेचर में, प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और जो हमारी प्लांट सेल होती है उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है कि सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज का जो मुख्य स्रोत होता है वो कपास होती है और लकड़ी होती है। ठीक है, सेलुलोज का मुख्य स्रोत क्या होता है? कपास और लकड़ी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा है? आहारी रेशे हैं। किससे? आहारी रेशे हैं। प्रोटीन से बनते हैं, कोलेजन से बनते हैं, रूक्षांश कहलाते हैं, सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? जो आहारी रेशे हैं वो क्या कहलाते हैं? रूक्षांश कहलाते हैं। आहारी रेशे होता क्या है? जो आहारी रेशे होते हैं वो हमारे आहार में उपस्थित होते हैं और ये पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल हो सकता है साबुत अनाज और छिलके वाली दालें और ताजे फल और सब्जियां जो होती हैं वो आहारी रेशे के क्या होते हैं? अच्छे एग्जाम्पल हैं। ये क्या करते हैं कि ये हमारे जो पाचन सिस्टम होता है इसको क्या करते हैं कि सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? कॉटन, सिल्क, एक्रिलिक, जूट। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? एक्रिलिक। जो कॉटन होता है, सिल्क होता है, जूट होता है, ये हमारे नेचुरल फाइबर है। जो सिल्क है ये हमारा कैसा फाइबर है? नेचुरल में आता है, पर ये एनिमल फाइबर हो गया, एनिमल से मिलता है। जूट ये प्लांट से मिलता है, कॉटन ये प्लांट से मिलता है। और जो एक्रिलिक होता है ये सिंथेटिक फाइबर है या मैनमेड फाइबर है या मानव निर्मित फाइबर है। ठीक है, तो कौन सा है ये? एक्रिलिक इसका सही होगा। यही प्राकृतिक रेशा नहीं है। इसके बाद में क्या है? प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा से, रिचिनस कम्युनिस से, नेरियम इंडिकम से, हैबिया ब्रांजिलियसिस के लैटेक्स से। ठीक है, तो जो प्राकृतिक रबर होती है वो किससे प्राप्त होती है? हैविया ब्रांजिलियंसिस के लैटेक्स से हमें क्या होती है? प्राकृतिक रबर, या इसी को रबर प्लांट भी बोलते हैं। किसको? हैविया ब्रांजिलियसिस जो होता है इसके जो लैटेक्स निकलता है उससे हमको क्या होती है कि नेचुरल रबर प्राप्त होती है। ठीक, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
काटन पादप के किस भाग से काटन तंतु प्राप्त किए जाते हैं? मतलब जो कपास होता है, कपास के जो पौधा होता है उसके किस भाग से क्या होती है कि हमको रुई प्राप्त होती है, मतलब कॉटन प्राप्त होता है? कली से प्राप्त होता है कि तना से, बीज से, फूल से, किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा बीज से। क्यों? क्योंकि जो रुई होती है वो हमें जो कपास का पौधा होता है उससे हमें रुई कैसे मिलती है? उसके अंदर बीज होते हैं, बीज के ऊपर ही क्या होती है कि रुई क्या होती है उसमें चिपकी रहती है, उसको हमें ऐसे ऐसे निकालना पड़ता है, उससे बीज हमें अलग करने पड़ते हैं और कॉटन अलग करना पड़ता है। तो उसी से क्या है कि हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो कॉटन पादप के किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त किए जाते हैं, तो बीज से। ठीक है, बीजावरण जो होता है उसी से हमको कॉटन प्राप्त होती है। इसके बाद में टोस्सा जूट प्राप्त होती है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस से, कॉर्कोरस ऑलिटोरिस से, कॉर्कोरस इरिडियोसिस से और कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो सही एग्जाम्पल, जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? कॉर्कोरस ऑलिटोरिस। ठीक, जो कॉर्कोरस ऑलिटोरिस होता है इससे हमको टोस्सा जूट प्राप्त होती है और इसकी जो लीफ होती है वो कैसी होती है? अगर उसको टेस्ट किया जाए, उसको खाया जाए तो वो मीठी लगती है। और यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन दिया गया है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, इससे भी जूट प्राप्त होता है, पर वो जूट कैसा होता है? सफेद जूट होता है। और जो इससे जूट प्राप्त होता है ये टोस्सा जूट होता है, ये कैसा होता है? उत्कृष्ट श्रेणी का जूट होता है। जो टोस्सा जूट होता है वो उत्कृष्ट श्रेणी का जूट होता है। और जो हमारा कॉर्कोरस कैप्सुलरिस होता है इससे क्या होता है कि हमको सफेद जूट प्राप्त होता है। और जूट की क्या होती है कि थैले बनाए जाते हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं, और क्या होता है कि जो कालीन वगैरह होती है जो जमीन में बिछाई जाती है वो बनाई जाती है। ठीक, किसकी? जूट की। और डोरमेट जो होते हैं वो जूट के बनाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है किस प्लांट से जूट प्राप्त होता है? कॉर्कोरस कैप्सुलरिस से, ग्रेबिया ग्लैबरा से, बेरिया एमोलिना से, ग्रेबिया टेनेक्स से। तो हमें पता है कि जो जूट होती है वो कॉर्कोरस फैमिली से ही प्राप्त होती है। जहां पर भी आपको कॉर्कोरस लिखा मिल जाए उसके पीछे कोई भी नाम लिखा हो, क्योंकि तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हमको जूट ही प्राप्त होगा। यहाँ पर कॉर्कोरस कॉर्कोरस कॉर्कोरस, तो यहाँ पर जो फैमिली कौन सी है? कॉर्कोरस है। नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कॉर्कोरस क्या है? फैमिली है। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा होगा? कॉर्कोरस कैप्सुलरिस है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि जो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस होता है इससे सफेद जूट प्राप्त होता है। इसके बाद में बास्ट रेसे कौन से होते हैं? गॉसिपियम होते हैं। बास्ट रेसे प्राप्त होते हैं गॉसिपियम से, कॉकस से, कॉर्कोरस से, अगेव से। तो गॉसिपियम क्या होती? कपास होती। गॉसिपियम हिरसुटम जो होता है वो कपास का बॉटैनिकल नेम होता है। और कोकस न्यूसिफेरा जो होता है वो नारियल का होता है। और कॉर्कोरस कैप्सुलरिस हो गया या कॉर्कोरस ऑलिटोरियसिस हो गया, इससे क्या होता है कि हमको जूट प्राप्त होता है। और अगेव जो होता है नागफनी टाइप के पौधे होते हैं, या इसी को हम लोग नागफनी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बास्ट फाइबर होते हैं वो हम लोगों को किससे प्राप्त होते हैं? गॉसिपियम से। तो जो बास्ट फाइबर होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? गॉसिपियम से। और जो हम लोगों ने बास्ट फाइबर को पिछले वीडियो में देखा था उसमें बताया था कि जो बास्ट फाइबर होते हैं वो फ्लोएम कॉर्टेक्स से, पेरीसाइकिल से, और जो डाइकाट प्लांट होते हैं उससे हमको बास्ट फाइबर प्राप्त होता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या थे? और उसका एग्जाम्पल था हमारा कपास हो गया था, फ्लैक्स हो गया था, सन हेम्प हो गया था, हेम्प हो गया था, रोसली हो गया था, रैमी हो गया था। ये सब हमारे किस में आते हैं? बास्ट फाइबर में आते हैं। ठीक, इसके बाद में प्रोटीन कच्चे रेशम में पाई जाती है, वो कौन सी होती है? फेरेटीन होती है कि फाइब्राइन होती है, एल्बुमिन होती है कि ग्लोब्यूलिन होती है? कौन सी प्रोटीन हमारे कच्चे रेशम में पाई जाती है? तो वो होती है फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्राइन बोल दो चाहे फाइब्रिन बोल दो, ये प्रोटीन जो होती है वो हमारे कच्चे रेशम में पाई जाती है। ठीक, इसके बाद में क्या है? पॉलीएस्टर तंतु इसमें घुलनशील है। किसमें? जो पॉलीएस्टर तंतु होते हैं, मेटाक्रिसॉल में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कि H2SO4 में कि डाई मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड में। किसमें पॉलीएस्टर तंतु घुलनशील होते हैं? वो मेटाक्रिसॉल में जो पॉलीएस्टर तंतु होते हैं वो क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट आता है कि रेशम अथवा रेयन से निर्मित जो झीना वस्त्र होता है उसको क्या बोलते हैं? रेशम बोलेंगे, सिफॉन बोलेंगे, कैमलेट बोलेंगे कि चिनोन बोलेंगे? क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सिफॉन। रेशम अथवा रेयन से निर्मित जो झीना वस्त्र होता है उसको क्या बोलते हैं? सिफॉन बोलते हैं। अत्यधिक हल्का रेशा है रेशम, एक्रिलिक
टेरिलिन की पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है, तो इसमें अत्यधिक हल्का रेशा कौन सा है, वो है रेशम। कौन है, रेशम। इसके बाद में क्या, ऊन की माट की विशेषता कहा जाता है थियरिंग, फेल्टिंग, कोहेसिवनेस और क्रिम्प। किसको ऊन की माट की विशेषता कहा जाता है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऊन की माट होती क्या है। क्या है कि जो ऊन होती है वो अत्यधिक नमी में, गर्मी में, कैसी हो, अगर नमी है, गर्मी है और उसमें दबाव पड़ रहा है तो ऊन के जो रेशे होते हैं वो आपस में आकर एक दूसरे से क्या होते हैं, सट जाते हैं या एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक फेल्टिंग जैसी स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, फेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऊन की माट की विशेषता क्या है, फेल्टिंग है। इसके बाद में क्या है, नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं नम वेट कताई से, झोंका ब्लो कताई से, शुष्क डाई कताई से, गलन मेल्ट कताई से। किससे, गलन मेल्ट कताई से। इसके बाद निम्न में से किस रेशे में पानी सोखने की क्षमता का अभाव रहता है? तो सिल्क में, ऊन में, सूती में, नायलॉन में। किस में रहता है, नायलॉन में। नायलॉन में पानी सोखने की क्षमता का क्या रहता है, अभाव रहता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि रंध्र नहीं पाए जाते हैं और ये जल्दी से हवा में ही क्या होते हैं, सूख जाते हैं। इसके बाद में क्या है, निम्न में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है? लाइसिल, नोमैक्स कोई नहीं, या स्पैंडेक्स। कौन सा इसका सही होगा, स्पैंडेक्स जो होता है वो अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र होता है। सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा होता है, नायलॉन होता है। और नायलॉन से क्या होता है कि चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सियां बनाई जाती हैं और क्या बनाए जाते हैं, पैरासूट बनाए जाते हैं, मोजे बनाए जाते हैं और टूथब्रश जो होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, नायलॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग किसको पढ़ने वाले, एस्बेस्टॉस फाइबर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाद में अब हम लोग एस्बेस्टॉस फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि जो फाइबर होता है वो कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। तो जो नेचुरल फाइबर था वो एनिमल फाइबर में और प्लांट फाइबर में और मिनरल फाइबर 3 में बांटा गया है। कुछ पिछले वीडियो में हम लोगों ने केवल 2 ही में पढ़ा था, एक बात ये और बढ़ा लीजिए। और ये क्या है, ये सारे आर्टिफिशियल फाइबर है। तो जो हमारे मिनरल फाइबर होते हैं उसमें उसका एग्जाम्पल क्या होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और एस्बेस्टॉस। मतलब सोना, चांदी और एस्बेस्टॉस जो है वो किसके एग्जाम्पल है, वो है मिनरल फाइबर के। और आते किसके अंतर्गत है, आते हैं नेचुरल फाइबर के अंतर्गत। ठीक, तो एस्बेस्टॉस फाइबर जो होता है वो क्या है, ये मिनरल फाइबर है। और इनके जो फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, बारीक होते हैं, कोमल होते हैं और उज्जवल और पतले होते हैं। उज्जवल का मतलब क्या होता है कि चमकते हैं। ठीक है, उससे क्या होती है कि शाइनिंग मारते हैं, उसी को बोलते हैं उज्जवल होते हैं। कैसे, बारीक, कोमल तथा उज्जवल और पतले होते हैं। इसके बाद क्या होता है, इन पर जंग नहीं लगता है। जो ये फाइबर होते हैं एस्बेस्टॉस, इन पर जंग नहीं लगता है और इन पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर इस पर एसिड गिर जाए तो इससे इन पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो एस्बेस्टॉस फाइबर होते हैं वो ये एक विशेष प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं और ये ताप के क्या होते हैं, ताप के कुचालक होते हैं। ठीक है, ये किसके कुचालक होते हैं, ये ताप के कुचालक होते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट, कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को कीजिए लाइक और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। आया होगा।